वेलकम बैक एवरीबॉडी। ये वीडियो है थर्ड वीडियो केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने दो वीडियो डाली है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में ये सब बताया है। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा एटम का स्टार्टिंग से कि एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ, एटम के इतने सारे एटॉमिक मॉडल्स क्यों हैं और इन सभी को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सब मैं बताऊंगा। तो ये जो है वो सेकेंड चैप्टर है, ये वीडियो तो थर्ड है बट सबसे पहले मैं बस केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बताया था। सेकेंड में मैंने बताया इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ टॉपिक मैं बताऊंगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो इसमें बहुत सारे वीडियो जाएंगे इसके। तो ये इस चैप्टर का पहला वीडियो जिसमें मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है और ओवर द इयर्स कैसा इसमें एवोल्यूशन हुआ, कैसे बदलाव हुए और हमको सभी क्यों पढ़ना है, ये सब इसमें जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डू यू नो हाउ एटम रियली लुक्स लाइक, मतलब क्या आपको पता है कि एटम दिखता कैसा है। तो आपने एटम के इस तरह के आपने एटम के मॉडल्स देखे होंगे जिसमें एक कभी देखा होगा स्फेरिकल, कभी ये देखा होगा कि इसमें न्यूक्लियस भी है, कभी आपने देखा होगा कि इसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स है और ये बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट क्वांटम एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। तो आपने ये सारे देखे होंगे। तो क्वेश्चन आता है कि इतने सारे एटॉमिक मॉडल्स क्यों हैं। तो मेन बात ये है कि इवन अभी तक जो कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे डेवलप हो गए फिर भी हम एटम को देख नहीं पाते, इंडिविजुअल एटम को देख नहीं पाते हैं। तो फिर हम उसका स्ट्रक्चर कैसे पता कर पा रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसका कंक्लूजन निकाल के, उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है उस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन निकाल के हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जो इस समय से मैक्सिमम जो है वो 18th और 19th सेंचुरी में थे, इसलिए 100% एक्यूरेट नहीं हुआ। ये तो बहुत पहले माना जाता था कि एटम जो है वो स्फेरिकल होगा। ये किसके द्वारा माना गया, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस के द्वारा, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है और आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो मानते थे कि ये स्फेरिकल है। ये बहुत पहले था 440 BC के आसपास। उसके बाद जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की तो उन्होंने बताया कि बीच में एक न्यूक्लियस भी होता है और उसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन होगा। फिर बोर्स ने बताया इस तरह का ऑर्बिट्स होता है उसमें। फिर अब ये क्वांटम एटॉमिक मॉडल जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिए और इस तरह का एटॉमिक मॉडल होता है जो कि लेटेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतने सारे एटॉमिक मॉडल्स क्यों हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में उतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए उतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिसके कारण हम एक्यूरेटली अभी तक पूरे एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं जानते हैं। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दे रहा है और इसी का यूज करके हम लोग चांद से लेके और कोई भी सुपर कंप्यूटर डेवलप करना हो और कुछ भी सुपर फास्ट जो माइक्रोस्कोप है या कुछ भी डेवलप करना हो, ये इसी के हेल्प से हम लोग करते हैं। तो ये सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं, इतने सारे इसलिए हैं बिकॉज ओवर द टाइम्स एटम के मॉडल में इम्प्रूवमेंट्स होता रहा, नए नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ। फिर आता है क्वेश्चन कि व्हाई डू वी स्टडी ऑल दीज एटॉमिक मॉडल्स, कि हम लोग ये सारे एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ते हैं। तो ये सारे एटॉमिक मॉडल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, पहला बात तो हिस्ट्री में कैसे डेवलपमेंट हुआ, हिस्ट्री में जो एटॉमिक मॉडल थे वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का लॉजिकल एबिलिटी बढ़ पाए कि कैसे कैसे हम लोग ने उसमें कमी ढूंढी और वो कमी को कैसे फिक्स किया, कैसे ऑब्जर्वेशन किया। दूसरी बात है कि हम लोग ये सब तो उतना नहीं पढ़ते हैं बट ये और ये दोनों मेनली हम लोग पढ़ते हैं। ये तो एडवांस क्लासेस में पढ़ते हैं और ये जनरली एक्सेप्टेड है बिकॉज इस वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना बहुत ही आसान है। वही अगर मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि एक्यूरेट है बट उसको विजुअलाइज, उसको सोच पाना बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए, इसलिए इसको सिंपल को रखते हैं कि सिंपली आदमी समझ जाए। फिर जब एकदम डीप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो ये मॉडर्न वाला हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, वो आसानी से में हम दिखा सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ आके पहुंच गया। या फिर इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, उसके स्पीड, ये सबसे पता कर पाते हैं। एनर्जी और ट्रांजिशन यहाँ भी सेम ही होगा, दोनों में ट्रांजिशन और एनर्जी सेम है, इसके लिए अभी तक हम इसको जानते हैं। लेकिन इसमें विजुअलाइज करना, इसमें दिखा पाना, सोच पाना इस तरह का हो रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि मान लो कि ये 1 ऑर्बिट में है और इसको अगर सेकेंड ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। तो आप इसमें सोचोगे तो पहली बात तो ये है क्या, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, मतलब एक ऐसा पॉसिबल जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं क्वांटम एटॉमिक मॉडल बताऊंगा। तो ये सारे इतने सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं और इसके लिए हम लोग मेनली इस दोनों को पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं लेकिन मेनली इस दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज इसमें हो जा रहा है और जनरली एक्सेप्टेड है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टू विजुअलाइज बट एक्यूरेट है, इसलिए भी इसको पढ़ना जरूरी है। अब है कि एटम केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटोमस और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एटोमियो, मतलब एनसीईआरटी में एटोमियो लिखा हुआ है और बाकी बुक्स में एटोमस लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल या अनकटेबल, मतलब जिसको काट नहीं सकते हैं, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटम एक ग्रीक वर्ड से आया, वो ग्रीक वर्ड क्या है, एटोमस या एटोमियो, दोनों का सेम ही मीनिंग आता है। तो अराउंड 440 BC ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस थॉट दैट फ्रॉम व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ, मतलब किस चीज से कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ बना हुआ है। तो ये किसने सोचा, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ये ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक देश के फिलोसफर थे, जो कि कब के थे, 440 BC, मतलब 0 ईयर से भी पहले, बहुत साल पहले की बात है। तो इन लोगों ने ये सोचा। उस समय से पहले क्या सोचा जाता था कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो 4 चीजों से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, इन चारों चीज से मिलकर बना है। लेकिन ये सोचना भी उस समय बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उससे पहले बस मान लिए लोग कि इन चारों चीजों से ही बनता है। डेमोक्रिटस सेड दैट इफ वी डिवाइड एनी मैटर इनटू हाफ अगेन एंड अगेन अल्टीमेटली वी विल रीच अ पॉइंट वेयर वी कांट डिवाइड फर्दर। डेमोक्रिटस ने बोला कि अगर हम किसी भी मैटर को हाफ में डिवाइड करेंगे अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार, जैसे कि हाफ में डिवाइड किए, उस हाफ वाले पार्ट को फिर से हाफ में डिवाइड किए, उसमें जो हाफ निकला उसको फिर से हाफ में डिवाइड किए, और ये करते जाएंगे, अल्टीमेटली हम एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंचेंगे जिसको हम किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं काट सकते हैं, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उस लास्ट पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला, एटोमस या एटोमियो, जो कि बाद में चल के इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। डेमोक्रिटस कॉल्ड दैट पार्ट एटोमस विच लेटर बिकम एटम, मतलब वही बात एटोमस वाला जो बाद में हम जिसको एटम के रूप में जानते हैं। अराउंड द सेम टाइम इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद who have similar view and call that small individual particle परमाणु, मतलब लगभग उसी समय इंडियन फिलोसफर्स भी थे जैसे कि महर्षि कनाद, उन्होंने बताया कि जितने भी पदार्थ बने हैं वो एक सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। उस छोटे पार्टिकल को उन्होंने बोला परमाणु, इसलिए हम लोग एटम्स को हिंदी में परमाणु भी बोलते हैं। ऑब्वियसली ये सब बात जो उन लोगों ने की, उस समय कोई भी एक्यूरेटली मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम इस सब फैक्ट्स को चेक कर सके। उतना एडवांस इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं, ये बहुत पहले की बात चल रही है, 0 ईयर से 440 ईयर्स बैक, मतलब 440 BC की बात चल रही है। उस समय कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, इसलिए हम लोग इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट पहली बार जो साइंटिफिक बेसिस पे एटॉमिक थ्योरी दिया गया, वो दिया गया जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में। 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया, जिसके मेन पॉइंट्स यहाँ पे है, मैं बताता हूँ। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, मतलब एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का मैंने डिफिनीशन बताया, जो प्योर सब्सटेंसेस होता है उसमें होता है एलिमेंट्स, मतलब जो एक सैंपल में एक ही तरह के एटम्स रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए माइन्यूट इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, मतलब किसी भी एलिमेंट में एक बहुत ही छोटा इंडिविजुअल, मतलब अकेला पार्टिकल है जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब जिसको काटा ना जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो अगर एग्जाम्पल ले तो ये एक वाटर क्यूब है, इसको अगर हम जूम करके देखेंगे, इसको अगर जूम इसके पास से देखते जाएंगे, तो इसको जैसे जैसे जूम करते जाएंगे तो देखेंगे कि ये बना है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से। वो मॉलिक्यूल्स बना है, अभी हम लोगों को पता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। तो यहाँ देखो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मान लो इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल रखते हैं, या तो ऑक्सीजन नहीं तो हाइड्रोजन। मान लो हम लोग ऑक्सीजन रखते हैं, तो ये पूरे ऑक्सीजन है। तो इसको जूम करते जाएंगे तो एक पार्टिकुलर होगा, एक छोटा सा स्फेरिकल बॉल आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली एटम स्फेरिकल नहीं होता है, लेकिन मान लो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्फेरिकल बॉल जिसको हम काट नहीं पाएंगे, वही उसी को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो एटम कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट कॉल्ड एटम, उसी को क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैव सेम साइज एंड मास, मतलब किसी एक खास एटम का, एक एटम का, उसके जितने भी एटम, कहीं से भी उसके एटम ले लो, उसका सबका साइज और मास सेम होगा। ये किसने बोला था,
जॉन डेल्टन ने बोला था। कब बोला था? 1808 में बोला था। ये हमेशा याद रखना, बाद में आके ये पता चलेगा कि ये पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि पहली बार कोई साइंटिफिक बेसिस पे एटॉमिक थ्योरी दिया था, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैव सेम साइज एंड मास। मतलब जितने भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सब सिमिलर साइज और मास में। जैसे कि ये मान लो ये कोई खास एटम है, कोई एलिमेंट है, इसके जितने भी एटम है वो सिमिलर साइज मास। वही दूसरा एलिमेंट ले ले तो इसके भी जितने एटम है वो सब सिमिलर साइज मास और प्रॉपर्टीज में होगा। ये कलर आप ध्यान मत देना, इस पूरे चैप्टर में आपको कलर पे कभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एटम लेवल पे अगर हम देखें तो कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि लाइट से हम इसको देख ही नहीं सकते हैं और लाइट में ही कलर रहता है, तो इसको हम कलर से डिनोट कर ही नहीं रहे। कलर सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप आसानी से उस चीज को समझ जाए कि अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो इसका साइज मास सब कुछ क्या है, एक एलिमेंट का सिमिलर है, लेकिन अगर दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करें तो अलग अलग। वही थर्ड पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड हैव डिफरेंट साइज एंड मास। मतलब अलग अलग एलिमेंट देख ले, ये पूरा एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट है, इसका साइज भी अलग है, इसका मास भी अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग है। दूसरे प्रॉपर्टीज कंडक्टिविटी होगा, ये सब बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो सब क्या है, अलग अलग। लेकिन अगर सेम एलिमेंट में देखें तो जितने भी एटम है वो क्या होंगे, सेम होंगे। फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine with each other in a simple numerical ratio such as 1:1, 1:2, 2:3 and so on। मतलब कंपाउंड बनता है जब एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं न्यूमेरिकल रेशियो में। न्यूमेरिकल रेशियो मतलब या तो 1:1, 1:2 या 2:3। मतलब एक जो होगा वो होल नंबर ही होगा, जितने भी होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर बताऊं तो यहाँ देखो, इसमें 1:1 कॉम्बिनेशन है, एक एटम दूसरे एलिमेंट का, एक एटम दूसरे एलिमेंट का, तो 1:1 कॉम्बिनेशन है। यहाँ 1:2 कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक एटम एक का और दो एटम दूसरे एलिमेंट का। यहाँ 1:3 है, एक एटम एक एलिमेंट का और तीन एटम दूसरे एलिमेंट का। तो ये इस तरह से, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हाफ एटम इसका और 1 एटम इसका, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये किसका मानना था? ये मानना था जॉन डेल्टन का। उन्होंने कब दिया थ्योरी? 1808 में। तो ये उनका फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ उन्होंने बताया था, एटम्स कांट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब एटम को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक एटम को दूसरे एटम एलिमेंट के एटम में बदल नहीं सकते। ये किनका कहना था? जॉन डेल्टन का कहना था। कब उन्होंने थ्योरी दिया? 1808 में। बार बार मैं ये रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आप आसानी से उसको याद कर ले, बार बार पढ़ जान के आप आसानी से याद कर लोगे। सिक्स पॉइंट है, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम आर ऑलवेज द सेम इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर ऑलवेज सेम इन गिवन कंपाउंड। मतलब रिलेटिव नंबर का क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी लेंगे, कहीं से भी लेंगे तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन उसमें होगा, चाहे वो कहीं से। तो रिलेटिव नंबर क्या है? हमेशा सेम है। और काइंड ऑफ एटम, ये एटम जो है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एटम कहीं से भी लेंगे, अगर वाटर कहीं से लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन एटम जो होगा वो सिमिलर ही होगा। वैसे ही अगर मान लो कि ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसमें जो ऑक्सीजन कहीं से भी लेंगे, ये ऑक्सीजन एटम है ना, इसमें से अगर ऑक्सीजन एटम निकाल ले और इस ऑक्सीजन का अगर प्रॉपर्टीज देखें तो दोनों सेम होगा। तो कहीं से भी लेंगे तो उसका रेशियो और उस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये सब पॉइंट्स किसने दिया? जॉन डेल्टन ने दिया। तो आपने उनका सारे पॉइंट्स को जान लिया। तो ये सब उनके पॉइंट्स थे। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट कॉल्ड एटम। सेकेंड था, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैव सेम साइज एंड मास। Atoms of different element differ in properties, have different size and mass. Compounds are formed when atoms of different element combine with each other in simple numerical ratios such as 1:1, 1:2 and 2:3 so on. ठीक है, atoms can't be created, destroyed or transformed into atoms of other element. The relative numbers and kind of atom are always same in a given compound. ये सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और ये सारे पॉइंट्स, ये क्या है? जॉन डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी, जो कि उन्होंने कब दिया था? 1808 में दिया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एटॉमिक थ्योरी उस समय एक्सेप्ट क्यों कर लिया गया?
उस समय एक्सेप्ट इसलिए कर लिया गया बिकॉज ये जो एटॉमिक थ्योरी था उस समय के 3 मेजर केमिकल लॉज को सपोर्ट करता था। वो 3 मेजर केमिकल लॉज कौन कौन थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो ये 3 केमिकल लॉज थे जो उसको सपोर्ट कर रहा था। कौन? डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उसी समय बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स थे जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जॉन डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। जैसे कि अगर किसी ग्लास रड पे, मान लो ये एक ग्लास रड है, इसको अगर हम सिल्क से इस पे रब करें तो इस पे चार्ज आ जा रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि मैटर जनरल केस में न्यूट्रल रहता है। तो वो चार्ज कहाँ से डेवलप हो जा रहा है, कहाँ से आ जा रहा है? और उन्हें बताया भी नहीं कि एटम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल भी रहता है। उन्होंने बताया कि एटम क्या है, वो एक इंडिविजुअल पार्ट है, मतलब उसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। और सेकेंड ये है कि 1830 में माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया कि इस तरह का एक सेटअप लिया और उसमें क्या किया कि 2 ग्लास रड्स, यहाँ पे देखो ये ग्लास रड है और ये है ग्लास रड, और इसके बीच में 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया। और ये जो है लिक्विड, ये है इलेक्ट्रोलाइट। तो उन्होंने देखा क्या, इलेक्ट्रोलाइट से कुछ एटम्स निकल के यहाँ इस इलेक्ट्रोड्स पे, इस दोनों इलेक्ट्रोड्स, मेटल इलेक्ट्रोड्स पे सेटल हो जा रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ तो ऐसा चार्ज चीज है जो इस इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्ट कर रहा है या उससे इफेक्ट हो रहा है। तो मतलब कुछ तो इस दोनों में सिमिलैरिटीज है, कुछ तो इफेक्ट कर रहा है इसमें, कुछ तो चार्ज पार्टिकल है। ये किसने सोचा? ये सोचा माइकल फैराडे ने। अब हम लोगों को पता है कि एटम्स में बहुत सारे अदर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और बहुत सारे अदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने जो बोला था कि एटम इंडिविजुअल है, ये गलत है। तो अब मैं बताऊंगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने दिया था उसमें से कौन सा पॉइंट अभी तक सही है और कौन उसमें गलत है, तो उसमें चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये है डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने सबसे पहले बोला था एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट कॉल्ड एटम्स। तो उनका कहना था कि एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। अब करेक्ट करते हैं इसको। द एटम इज नो लॉन्गर सपोज टू बी इंडिविजुअल। एटम इज नॉट अ सिंपल बट अ कम्प्लेक्स वन। मतलब एटम जो है अब वो इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि हम लोग को अब पता चल गया है कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें बहुत सारे अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। तो वो सिंपल इंडिविजुअल अब नहीं है। और ये क्या है? ये कम्प्लेक्स वन है, मतलब कम्प्लेक्स है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्या था? एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैव सेम साइज मास। मतलब सेम एलिमेंट में जितने भी एटम्स है उसका सेम साइज मास है, और वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को अगर कंपेयर करें तो उसका साइज भी अलग है, उसका मास भी अलग है और उसके प्रॉपर्टीज भी अलग है। लेकिन atoms of an element may not necessarily pose the same mass but pose the same atomic number and show similar chemical properties। मतलब अब जब जानते हैं कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स का डिस्कवरीज हो गया है, जिसमें क्या है कि आइसोटोप्स में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। इस डिफरेंट मास की वजह से बहुत कम ही लेकिन प्रॉपर्टीज डिफर करता है। लेकिन एक और है आइसोबार्स, उसमें क्या है कि एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, वो सेम ही है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि उसका साइज मास सब अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग एलिमेंट है तो उसका साइज मास सब अलग होगा, लेकिन यहाँ मास क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है, जिससे और उसके कारण प्रॉपर्टीज भी कुछ का सेम है, कुछ का डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ मास अलग अलग प्रॉपर एलिमेंट का भी मास क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड उन्होंने बताया था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो सच एज 1:1, 1:2, 2:3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कंपाउंड कब बनता है? जब 1:1 कोई दो मॉलिक्यूल्स मिलता है, दो एटम्स मिलता है, या 1:2 मिलता है, या 2:3, मतलब सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। लेकिन अब पता चलता है इन सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, जनरली तो ये थ्योरी एक्सेप्टेड है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ईटीसी,
द रेशियो इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कांट बी रिगार्डेड एज सिंपल। मतलब सिंपल नहीं रहते हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शन में रहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। मतलब कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स है जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, इसमें क्या है, जो एटम्स हैं वो फ्रैक्शंस में भी रहते हैं, हमेशा ये नहीं कि मल्टीपल रेशियो में रहते हैं, नंबर्स के रेशियो में, ठीक है। उस पदार्थ को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फिफ्थ है एटम्स कांट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब किसी एटम को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट में। लेकिन ऐसा बात नहीं है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी ट्रांसम्यूटेड। मतलब क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। Atoms of one element can be transmuted into atoms of other element. Discovery of artificial transmutation. Next point है the relative number and kind of atoms are always the same in a given compound. मतलब relative number, जैसे मैंने बताया था कि वाटर कहीं से मिले तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा, और वो हाइड्रोजन कहीं से मिले सेम ही उसका प्रॉपर्टीज रहेगा। तो ये पॉइंट हमें रखा ही गया क्योंकि ये पॉइंट सही था। तो इस समय कुछ माइनर चेंजेज हुए, पूरा चेंज नहीं हुआ है, माइनर चेंजेज हुआ, और उन्होंने उस समय दिया था जब उतने सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं था 1808 में। ये था जॉन डेल्टन्स का मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी। और इसके बाद पता चला बहुत सारे डिस्कवरीज होने के बाद कि एटम जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला, जब डिस्कवरी हुआ कैथोड रेज का, एक्स रे का, रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और नया जो एटॉमिक थ्योरी है, ये सब आने के बाद पता चला कि एटम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लास्ट के 100 सालों में बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत सारी डिस्कवरीज की, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, इन लोगों ने मेनली फाउंडेशन रखा केमिस्ट्री का, और स्पेशली एटॉमिक थ्योरी का उन्होंने फाउंडेशन रखा। एटम्स में बहुत सारे इनिशियल डिस्कवरीज किया इन लोगों ने, और इससे मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आया है वो बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छे से हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। अब हम लोगों को पता है कि एटम्स में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पोजिस्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, और ऐसे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इसमें से मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ वो कैसे हुआ, बहुत ही अच्छे विजुअल तरीके से में हम लोग जानेंगे। जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया नोट्स और विजुअल के साथ, वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर किसी को इसकी नीड है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं।